वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं और अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम अनुस्वार को समझेंगे कि अनुस्वार किसे कहते हैं। बच्चों, परीक्षा आपकी नज़दीक आ चुकी है। अब आप परीक्षा में जो है तैयारी में जुट गए होंगे। तो बच्चों, प्रश्न को याद भी करना है और उसको शुद्ध भी लिखना है। तो इसीलिए आपको व्याकरण का ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लिखते समय बिल्कुल भी गलती मत कीजिए। शब्दों का शुद्ध लिखना बहुत ही ज़रूरी है और इसीलिए व्याकरण का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज सीखते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं। बच्चों, ये जो का से लेकर के ये माँ तक के वर्ण होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और इनका एक एक वर्ग होता है। जैसे कवर्ग का एक वर्ग है कवर्ग, तो उसमें 5 वर्ण होंगे का, खा, गा, घ, अंगा। और दूसरा वर्ग होगा चवर्ग का, तो इसमें होगा चा, छा, जा, झा, इया। तीसरा वर्ग होगा टवर्ग का, टा, ठा, ड, ढ, ण। चौथा होगा तवर्ग का वर्ग, इसमें होगा ता, था, दा, धा, न। पांचवा होगा पवर्ग, इसका जो वर्ण होंगे इसमें वो होंगे पा, फा, बा, भा, मा। इस तरह से बच्चों ये 25 वर्ण होते हैं और 25 वर्णों को इन 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन के नाम से कहा जाता है, क्योंकि जब इन व्यंजनों को बोला जाता है तब हमारी जो जीहा है, जो मुंह के अंदर जो जीभ होती है, वो हमारे मुंह के भाग को कहीं ना कहीं टच करती है। तो अभी हम संक्षेप में बता दें, क्योंकि इन सब के बारे में हमने एक और वीडियो बनाई है, उसमें विस्तार से बताया है। तो बच्चों को इसमें संक्षिप्त में बता दें कि बच्चों जो कवर्ग वाला वर्ण होता है, वर्ग वाला होता है, ये कंठ से बोला जाता है। अगर आप बोल के देखें तो ये जो का, ख, ग, घ, ण, ये पांचों ही वर्ण हैं, ये हमारे कंठ से बोले जा रहे हैं। जो हमारा दूसरा वर्ण है, वर्ग है, वो है चा, छा, जा, ढ, ये चवर्ग वाला वर्ग है और ये हमारा तालु से बोला जाता है। तालु यानी जहाँ से जो है, जब हम कभी चाय पीते हैं और चाय का ऊपर का जो भाग है, वो मुंह का जो भाग होता है वो जल जाता है, उसमें छोटा सा छाला पड़ जाता है, तो वही स्थान होता है तालु। तो बच्चों, ये जो है चवर्ग वाला जो व्यंजन होते हैं, ये वर्ण तालु से बोले जाते हैं। और जो तीसरा है टवर्ग, इसको टवर्ग में ये मूर्धा से बोले जाते हैं कि जब इसको बोलते हैं बच्चों, तो जो हमारी जीहा है, जो जीभ है, वो अंदर को मुड़ जाती है। अभी आप जो है मेरे साथी बोल करके देख लीजिए। जैसे देखिए बच्चों, आप बोलेंगे टा, ठा, डा, ढा, णा। ये देखिए, जब आप बोल रहे हैं साथ में, तो आपकी जो जीहा होगी, जो जीभ होगी, वो आधी अंदर को मुड़ रही है। और ये जो ता है, ये तवर्ग वाला वर्ग होता है। इसमें ये दंत, जब हम बोलते हैं इनको, तो हमारी जो जीभ है वो दांतों का जो आगे का भाग होता है उसको टच करती है। आप देखिए, मेरे साथ ही बोल कर देखिए, ता, था, दा, धा, न। यहाँ पर देखिए, आपकी जो जीभ है वो दांतों को छू रही है, इसलिए इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है दंत। अगला आता है पवर्ग। पवर्ग में भी 5 अक्षर हैं, पा, फा, बा, भा, म। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होठ होता है। देखिए, जब हम इनको बोलेंगे तो हमारे होठ जो है चलते हैं, जैसे पा, फा, बा, भा, म ना। ये पांचों ही जो वर्ण हैं वो हमारे होठों से बोले जाते हैं। तो ये जो वर्ग होते हैं, वर्गों के जितने भी 5 अक्षर होते हैं वो अपने उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। और सबका सब वर्ग का, जैसे कवर्ग है, कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, क्योंकि जब हम इसको बोल रहे हैं तो सारे 5 जो अक्षर हैं वो हमारे कंठ से ही बोल रहे हैं, एक ही स्थान से बोला जा रहा है, तो इनका उच्चारण स्थान है कंठ। जैसे का, ख, ग, घ, ण। ये बच्चों बहुत ही प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है या कभी कभी आ जाता है कि ये कौन सा वर्ण
कोई भी वर्ण एक दे देंगे और उसमें पूछा जाता है कि इसमें बताइए इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि कवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, और चवर्ग का जो उच्चारण स्थान है, चवर्ग मतलब जो चवर्ग में जो पांचों जो वर्ण आते हैं च छ ज या, ये इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। और टवर्ग का मूर्धा होता है टा ठा ड ण, तवर्ग का ता था द ध न, इसका दंत होता है। और पवर्ग का पा फा बा बा म, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, होठ होता है। आप अभी जो है बोल करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सभी जो है पांचों के पांचों जो वर्ण होते हैं जिस भी वर्ग के होते हैं वो एक ही उच्चारण स्थान उनका होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि जो हमारे ये का से लेकर के माँ तक के व्यंजन हैं, जो वर्ण हैं, वो स्पर्श व्यंजन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो कहीं ना कहीं मुंह के किसी न किसी भाग को टच करती है, तो इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 25 है। और ये भी कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। तो बच्चों याद कर लो, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। और जिस अक्षर से, जिस वर्ण से जो भी वर्ग शुरू होता है उसी से उसका नाम होता है। जैसे का से जो शुरू हो रहा है वो कवर्ग हो गया, चा से शुरू होने वाला चवर्ग हो गया, टा से शुरू होने वाला टवर्ग हो गया, ता से शुरू होने वाला तवर्ग हो गया, और पा से शुरू होने वाला पवर्ग हो गया। तो बच्चों अगर आपसे कहें कि का तक से लेकर के माँ तक के जो है वर्ण सुनाइए, तो उसको याद करने में बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप वर्ग से याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। यानी आप ऐसे याद कर लिए कवर्ग चवर टवर्ग तवर पवर, और इस तरह से उसके आने वाले 5-5 अक्षर। तो बच्चों आपने जान लिया कि किस तरह से जो है स्पर्श व्यंजन का क्या क्या उच्चारण स्थान होता है। अब हम बात कर रहे थे बच्चों अनुस्वार की, कि अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार किसे कहते हैं। तो बच्चों जब आपने पढ़ाई शुरू की होगी तो आपको अक्सर ज्ञान कराया जाता है, जैसे का से कमल, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी। पर ये जो बचा इससे कुछ नहीं होता है, इससे बस इसको आ से अंगा बोल देते हैं। ऐसे जब चवर के अक्षर बोले जाते हैं, जैसे चा से चरखा, छा से छतरी, जा से जड़, झा से झंडा, फिर इससे कुछ नहीं बनता है ना बच्चों। ऐसी टवर्ग में आता है टा से टमाटर, ठा से ठटेरा, डा से डलिया, ढा से ढक्कन, और इससे कुछ नहीं बनता है ना। इसी से तय है, ता से तलवार है, था से थर्मस है, दा से दवात, धा से धनुष। इस तरह से आपने बचपन में पढ़ाई की होगी। पर ना से नल बनता है उसमें, है ना, ना से नल तो हमें पढ़ाया जाता है। पा से ऐसे ही, पा से पतंग होती है, फा से फल होता है, बा से बकरी होती है, भा से भट्टी होती है, और माँ से मछली होती है। इस तरह से भी बच्चों आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा। अब बच्चों ये जो 5 अक्षर हैं, ये जो हमारे 5 अक्षर हैं, इनका ही नाम है बच्चों अनुस्वार। इन्हीं 5 अक्षरों को हम अनुस्वार कहते हैं। और ये जब कहीं पर प्रयुक्त होते हैं तो इसको हम सीधे सीधे इस तरह से भी प्रयोग कर ले जाते हैं, लेकिन जब ये आधे आधे होते हैं तब हमें ये अनुस्वार यानी इस तरह से जो बिंदी होती है, ये बिंदी के रूप में प्रयोग होते हैं। अभी हम इसका जब आगे उदाहरण देखेंगे तब आपको इसका पता चलेगा कि ये किस तरह से बिंदी के रूप में प्रयोग होते हैं। तो बिंदी के रूप में ये कब प्रयोग होते हैं, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये अनुस्वार हैं। अनुस्वार जो सभी वर्गों के जो अंतिम वर्ण होगा, और अंतिम वर्ग कितने हैं हमने 5, और पांचों का अंतिम वर्ण एक एक होगा, तो यानी 5 वर्ण। ये जो हमारे 5 वर्ण हैं ये कहलाते हैं अनुस्वार। और बच्चों जब ये आधे कहीं पर प्रयोग होते हैं, तो जब ये आधे प्रयोग होंगे, आधे का मतलब होता है बच्चों कि अब इनमें स्वर नहीं है। और जब किसी वर्ण में स्वर नहीं होता है तब उसमें हम हलंत लगाते हैं। और हलंत किसको कहते हैं, ये जो हमने यहाँ पर एक लाइन
लगाई है, इसमें रेखा खींची है नीचे, इसी को हलंत कहते हैं। इस तरह से जो लगाया है यहाँ पे हलंत होता है। अब ये हलंत क्यों लगाया जाता है? हलंत बच्चों इसलिए लगाया जाता है कि किसी अक्षर को जब हमें आधा लिखना होता है तब हम उसके अंदर ये इस तरह से ये रेखा लगा देते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो अक्षर है हमारा आधा है। अब ये हलंत क्यों बना? क्योंकि इसलिए बना क्योंकि कुछ अक्षर तो ऐसे होते हैं जिनको हम आधा लिख सकते हैं, लेकिन कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनको हम आधा नहीं लिख सकते हैं, उसी के लिए हलंत बनाया जाता है। या कभी कभी जो है किसी अक्षर को हम आधा तो लिख सकते हैं, लेकिन वो कभी कभी जो है अंत में आता है। और जब अंत में आता है तो आपने देखा होगा बच्चों कि उसमें कभी भी आधा नहीं लिखा जाता है, तो उसके लिए भी हलंत लगाया जाता है। जैसे अगर हम जो है माँ लिखेंगे बच्चों, तो माँ को तो हम आधा लिख सकते हैं, इस तरह से माँ हम लिख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हमें टा लिखना होगा तो टा को आधा हम कैसे लिखेंगे? तो इसीलिए ये बना है, जो है इस तरह से ये लकीर इसमें रेखा खींच दी जाती है और इसको कहते हैं, इसी रेखा को हलंत कहते हैं कि हलंत लगा दिया। जब किसी भी वर्ण में हलंत लग जाता है बच्चों, तो वो अक्षर जो है आधा माना जाता है। अब इसी तरह से ये जो है अनुस्वार, ये हमारे आधे नहीं हैं, लेकिन जब हमने इसके नीचे ये रेखा लगा दी है सभी में, तो ये सारे ही जो अनुस्वार हैं हमारे आधे हो गए हैं। और जब ये आधे अनुस्वार किसी के साथ जुड़ते हैं बच्चों, जब ये जुड़ते हैं तब ये इस तरह से ये बिंदी का रूप ले लेते हैं। जैसे देखिए उदाहरण है यहाँ पर, ये है गंगा। अगर हमें गंगा लिखना है तो हमने गा लिखा, और गा का जो है, गा किसका आता है, कौन से वर्ग में आता है? कवर्ग में आता है। यहाँ पर देखिए बच्चों गा इसमें आ रहा है ना, कवर्ग में गा आ रहा है, तो इसका 5वां वर्ण कौन सा है? अंगा है। तो इसी को हम जो है किस में बदलेंगे? अनुस्वार में। इसीलिए बच्चों ये जो है अब यहाँ पर इस तरह से ये लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए अगर हम शुद्ध रूप में लिखेंगे तो गंगा, लेकिन इस गंगा को ये जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा गंगा। तो व्याकरण सम्मत से तो ये गंगा है, लेकिन अब इसको इस तरह से भी लिखने लगे हैं गंगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है ये अंकी बिंदी है, ये जो अंकी बिंदी लगी हुई है ये वाली यहाँ पर गंगा में, तो ये किसका रूप लिए हुए है? ये जो है ये अंगा का रूप जो है लिए हुए है। यानी ये जो अंकी बिंदी है इसमें, ये इसके अंदर ये वाला वर्ण जो अनुस्वार है ये है, तो इसलिए बना है गंगा। तो गंगा को अगर कोई जो है शुद्ध रूप में आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप इसको लिखिए, गंगा को शुद्ध रूप में लिखिए, तो आप इस तरह से लिखेंगे गंगा। ठीक है, लेकिन अब जो है इसको आप गंगा इस तरह से भी लिखते हैं। और बच्चों कोई गलत नहीं है, आपने ये गंगा लिखा तो ये भी शुद्ध है, और ये गंगा लिखा तो ये भी शुद्ध है। लेकिन जब संस्कृत सम्मत पूछा जाता है, जब सही से आएगा, आपको व्याकरण सम्मत आएगा, तो ये वाला जो गंगा है ये सही माना जाएगा। जैसे बच्चों श्रृंगार है, अगर आप श्रृंगार को इस तरह से लिखेंगे श्रृंगार, तो श्रृंगार को पहले आप इस तरह से लिखेंगे श्रृंगार, ये इस तरह से आएगा श्रृंगार। लेकिन लिखा क्या जाता है श्रृंगार में? ये श्रृंगार में इस तरह से लिख देते हैं। अब ये दो प्रकार के श्रृंगार यहाँ पर लिखे हुए हैं बच्चों, ये एक ये है और एक ये है। अगर आपसे कहीं भी इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाए कि इसमें से बताइए ये जो श्रृंगार है ये शुद्ध है कि ये शुद्ध है, तो बच्चों आपको जो है ये ही लिखना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, और आपसे अगर ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए ये जो है ये वाला कैसे बना, मतलब जब आपको ये लिख के दे दिया गया तो इसको पूछा जा सकता है कि ये कैसे बना है, तो आप बताएंगे कि ये जो है श्रृंगार, श्रृंगार गा जो है कवर्ग का वर्ग है, कवर्ग का वर्ण है, कवर्ग में से जो वर्ण आता है गा, का खा गा घा अंगा, तो इसीलिए से यहाँ पर जो है ये श्रृंगार बना है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा।
इसी प्रकार से बच्चों देखिए अगले जो शब्द आते हैं, जैसे अब ये कंघा बना है। कंघा क्योंकि इसमें अंगा छुपा हुआ है, कवर का वर्ण है घा, इसीलिए जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि ये जो है आधा अंगा है इसमें, तो हम इसको इस तरह से ये बना देंगे। और ये जो बिंदी लगी हुई है इसी को कहते हैं अनुस्वार, क्योंकि हमने ये जो आधा अंगा है इसमें, इस आधे अंगे को हमने क्या कर दिया, अनुस्वार बना दिया, और इसलिए बन गया इसमें कंघा। ऐसे ही देखिए बच्चों चंचल, चंचल में भी चवर्ग का वर्ण है, और चवर्ग का पांचवा कौन सा वर्ण होता है, इया, इसीलिए यहाँ पर ये लगा है। और इसको यहाँ पर जब हमने लिखा तो ये बन गया चंचल। और ये जो अनुस्वार है बच्चों तभी बनेगा जब जो है हमारा ये जो अनुस्वार वाला वर्ण है वो आधा होगा, तब ये अंक की बिंदी के रूप में बदलेगा। अब जैसे ठंडा, अब यहाँ पर देखिए ठंडा आया है, लेकिन इसको इस तरह से भी लिखा जाता है ठंडा। और ये धंधा, तो यहाँ पर देखिए ये धंधा बना है। कंपन, ये यहाँ पर कंपन बना है। अब आपको याद रहेगा जब भी अनुस्वार आधे में होगा, आधा अनुस्वार होगा, तब ये अंक की बिंदी बन जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर कंघा बना है, चंचल बना है, ठंडा बना है, धंधा बना है और कंपन बना है। इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि अनुस्वार क्या है, एक अंक की बिंदी है। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ गई। जो कंघे पे लगी है ये इसको अनुस्वार कहेंगे, इसको अनुस्वार कहेंगे, इसको अनुस्वार कहेंगे, इसको अनुस्वार कहेंगे। ठीक है, और ये जो कंपन पे लगी हुई है इसको अनुस्वार कहेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनुस्वार किसे कहते हैं। और बच्चों अगर आपको वर्ग याद है कि कौन सा वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो आप उसमें पहचान लेंगे। जैसे ये कंघा लिखा हुआ है, घा है, तो आप इसका रूप पहचान लेंगे कि जो अनुस्वार है, अनुस्वार का रूप क्या रहा होगा, ये जो है अंगा रहा होगा। जैसे चंचल है, चंचल में जो अनुस्वार है इसका क्या वह कौन सा जो है अनुस्वार रहा होगा, कौन सा रहा होगा चंचल में, क्योंकि चवर का वर्ण है तो ये रहा होगा। इस तरह से आप पहचान लेंगे। और जैसे ठंडा है, ठंडा ये टवर का वर्ण है, टाठा डाना, तो इस तरह से आप ये पहचान लेंगे कि इसमें ये ड़ा रहा होगा। ऐसे ही जो धंधा है, धंधा किसका है, धंधा कौन से वर्ग का है, तो ये तवर्ग के वर्ण का है, ता था दा धा ना, तो आप इसमें पहचान लेंगे कि इसमें क्या होगा, इसमें ये ना वाला होगा। और ऐसे कंपन में भी आपको पता है कि ये किसका है, पा फा बा भा मा, या तो यहाँ पर जो है माँ होगा। इस तरह से आप पहचान लेंगे कि अनुस्वार का जो है, जो अनुस्वार है, अगर आप उसका अनुस्वार पहचान लेंगे, अगर आपको कवर्ग का पता होगा, कवर्ग का पता होगा, चवर्ग का पता होगा, या जो है टवर्ग का पता होगा, और इस तरह से तवर्ग का पता होगा, पवर्ग का पता होगा। अगर आपको वर्गों का पता है और उसका पता है कि कौन से वर्ग का पांचवा जो है वर्ण कौन सा होता है, तब आप उसको पहचान कर लेंगे। इसलिए आपको वर्ग का के जो पांचों अक्षर हैं वो भी याद होने चाहिए। और बहुत ही आसान है, कवर्ग याद कर लिए तो उसके आगे के 5 अक्षर पढ़ लो, का खा गा घा, का खा गा घा अंगा। और चवर्ग में चा छा जा या, और जो है टवर्ग में टाठा डा णा, और तवर्ग में ता था दा धा ना, और पांचवें पा फा बा भा मा। इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि ये जो पांचों हैं ये क्या हैं, ये हैं अनुस्वार, और इन्हीं का रूप बन जाता है इस तरह से ये जो बिंदी बन जाती है, तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। मुझे आशा है कि आपको आज इस वीडियो को देख करके अनुस्वार अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों कि जो सिरोरेखा किसे कहते हैं, जो ये गंगा पर जो किसी भी जब हम कोई शब्द लिखते हैं, जब उसके ऊपर एक ये रेखा डालते हैं, जैसे हमने गंगा लिखा अभी, जैसे ये इस तरह से हमने गंगा लिखा है, और इसके ऊपर जो एक ये रेखा लगाई है ये वाली, इसको हम कहते हैं सिरोरेखा। और सिरोरेखा के ऊपर जो एक बिंदी लगी होती है उसी को कहते हैं अनुस्वार। तो अब मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से जो ये अनुस्वार हैं समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी जो बच्चे चैनल पर नए हैं,
वो बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और उसकी ये पहचान होती है कि जब वीडियो चल रही है, अगर आपका सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको दबाएं और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप किसी भी वीडियो को देखने से वंचित न रह पाएँ। धन्यवाद।